18 वर्ष से लेकर आप 45 वर्ष के जितने युवा हैं, पूरे बिहार राज्य भर में जिनकी उम्र 40 वर्ष है, तो कोई न कोई जाति की ही राजनीति चलती है। जहां लगभग 2/3 जो आबादी है, ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिजास्टर साबित हो सकता है। तो उसमें बिहार में सबसे ज्यादा भूखमरी है। तो इतना ज्यादा जो युवा ऊर्जा से भरा राज्य हो, वो चले गए 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने बड़े शहर में। खाने को पैसे नहीं है। जो मौजूदा राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, सब 2 अक्टूबर 2024 को। नमस्कार, मैं ऋतुराज। आज हमारे साथ अभिनव जी आए हुए हैं, जो कि जन स्वराज युवा से जुड़े हुए हैं। तो अभिनव जी, आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं, जिसमें कि पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जन स्वराज युवा क्या है और इसमें क्या क्या चीजें जो है जन स्वराज के अंदर चल रही है, खास करके युवाओं के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, जन स्वराज युवा जो अभियान है, ये पूरे बिहार राज्य भर में, जहां लगभग 8,500 पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 38 जिला है, इन सभी जगहों पे ऐसे युवाओं को चिन्हित कर रही है जिनकी उम्र 40 वर्ष है, और ऐसे युवाओं को चिन्हित कर उनको एक राजनीतिक मंच दे करके आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक परिवेश में उनका एक सकारात्मक योगदान हो। तो बिहार में ऐसे युवाओं को चिन्हित कर रही है जिनकी उम्र 40 वर्ष है और वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं या राजनीति में रुचि रखते हैं। इन ऐसे सभी युवाओं के लिए राजनीतिक अभियान के माध्यम से जन स्वराज युवा जो है उनको एक राजनीतिक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जहां तक कि सुनने में आ रहा है कि 18 वर्ष से लेकर आप 45 वर्ष के जितने युवा हैं, उन सभी को जो है इस अभियान में जोड़ना चाह रहे हैं और उन्हें एक बेहतर राजनीतिक विकल्प की तरह बनाना चाह रहे हैं। इस पे क्या आपकी क्या टिप्पणी है और क्या क्या चीजें आप इसमें और कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके एक डेटा को मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। ये हमारा जो लक्ष्य है वो 18 से 40 है। तो हम ऐसे सारे युवा, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां लगभग 2/3 जो आबादी है वो युवाओं की है, मतलब 18 से जो 35 साल के जो युवा हैं, उनका जो प्रतिशत में देखें तो लगभग 65% है। तो इतना ज्यादा जो युवा ऊर्जा से भरा राज्य हो, उनको अगर हम लोग चैनलाइज नहीं करेंगे और उनको अगर हम सही दिशा की ओर नहीं लेके जाएंगे और उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिजास्टर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप राजनीति में ये जो जातीय समीकरण है, इसको खत्म करने के लिए जन स्वराज क्या कर रहा है? आपको समझना पड़ेगा पहले जन स्वराज अभियान के बारे में। इसके लिए जन स्वराज अभियान ही ये जो पूरे राज्य भर में जो पिछले 2 साल से पदयात्रा के माध्यम से श्री प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, इस माध्यम से ही पूरे राज्य भर में जागृत किया जा रहा है उनको लोग कि आप जब वोट देने जाते हैं, जब मतदान देने जाते हैं, किसी भी लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो उनका आने वाला भविष्य तय करता है। तो इस बात को समझाने की बार बार प्रयास कर रहे हैं श्री प्रशांत किशोर जी की जब आप वोट देने जाएं, जब इस बार आप मतदान केंद्र पर अपना मत देने जाएं, तो आप अपने बुनियादी मुद्दों पे जाएं, आप पलायन जैसे मुद्दों पे जाएं, आप शिक्षा पे जाएं, आप बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे वोट करें, ना कि जातीय बात को, ना कि कोई व्यक्ति किसी खास समुदाय से आता है, वो आप किसी उनके जाति से आप मेल रखते हैं, इसलिए आप उनको वोट दे दें, इसलिए नहीं। जहां तक कि मुझे सुनने में आता है कि यहाँ जब भी राजनीति चलती है बिहार में, तो कोई न कोई जाति की ही राजनीति चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मौजूदा राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, सब किसी न किसी पर्टिकुलर जाति से जुड़ी हुई है। और हमें पहले समझना पड़ेगा कि जाति क्या है, जाति का रोल क्या होता है कास्ट में। ये बात सत्य है कि बहुत हद तक जातिकरण हो चुका है राजनीति में, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो लेकिन ये एकमात्र सत्य नहीं है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें कुछ जातीय समीकरण। अगर आप बिहार का जो अभी हाल में जो कास्ट सर्वे हुआ है, उसको अगर देखेंगे तो आप पाएंगे तो कि नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं, उनका परसेंटेज 2 दशमलव कुछ है। तो उनकी तो सरकार नहीं बननी चाहिए थी, उनका मुख्यमंत्री तो नहीं होना चाहिए था उनका होना, लेकिन वो फिर भी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो चीज हमें समझाया जाता है, जो राजनीति में जो परसेप्शन के तौर पे फैल जाता है कभी कभी, वो सत्य नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटीज में क्या है, किस तरीके से लोग अन्य मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। लोगों ने कई बार मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार बना के वोट दिया, कभी उन्होंने केंद्र सरकार है उनका जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है उसके माध्यम पे वोट दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोदी जी की लहर, मोदी जी की कोई जातीय पर्टिकुलरली कोई रिप्रेजेंटेशन बिहार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है 40 में से 35 एमपी हमने चुनकर भेजा, पर्टिकुलरली बिहार के जनता ने भेजा। तो इससे ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो सकता है कि जो है
हमारे यहाँ लोग जाति से उठकर वोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल अभी जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब ही आपने खुद दिया कि अगर हम बोल रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है तो फिर ये क्या था, तो मोदी जी को वोट कैसे मिला? और अगर नहीं होती है तो फिर ये हमारे लिए अच्छा है कि जाति आधारित वोट नहीं होनी चाहिए, मुद्दा आधारित होना चाहिए, इश्यू आधारित होना चाहिए। और जो बुनियादी सवाल है खास करके पलायन, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्याओं को, इन पे चल के वोट होने चाहिए, इन सब मुद्दों, क्योंकि हमारे रोज के जनजीवन इनसे प्रभावित होता है। तो ये सब मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब मुद्दा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले जो भी चुनाव होगा उसमें हम जब मतदान केंद्र पर मत देने जाए तो अपने बच्चों को चेहरा देख करके जाए, ताकि उनके भविष्य के लिए जो भी हमारा नेतृत्व करने वाला जो नेता होने वाला है उनके पास कोई ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे वो हमारे भविष्य को उज्जवल भविष्य में बदल सके। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जन स्वराज जो है इसमें कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप असमंजस बैठा पाइएगा कि ताकि जितने लोग हैं सब एकजुट होकर पर्टिकुलरली बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? वो अपने विचारधारा को अगर जो थोपना चालू कर दें तो इससे तो आपका राजनीतिक पतन हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा, देखिए हमारा जो अभियान है, इस अभियान का नाम है जन स्वराज अभियान। जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। तो हम ऐसे सभी व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिनका बिहार को आगे सकारात्मक रूप से और समावेशी रूप से विकास में जिनका योगदान, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। इन सबका समागम हो सकता है हमारे जन स्वराज अभियान में। और हमारे आने वाले समय में अगर ये जन स्वराज पार्टी जो बनने वाली है 2 अक्टूबर 2024 को, इसमें हम सब ऐसे सभी लोग को चिन्हित करेंगे जो बिहार में एक सुचारू तरीके से और एक सकारात्मक रूप से बिहार में एक सकारात्मक राजनीतिक परिवेश में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता नहीं चल पाया आपके जवाबों से कि आप कैसे आप कॉमन जो है ग्राउंड पे लाइएगा लोगों को। हम देखिए, आपको समझना पड़ेगा इसमें कुछ चीज को। हम पूरे राज्य भर में जो पदयात्रा के माध्यम से जो लोगों को ये हम जागृत करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि आपका जो रोजमर्रा का जो सवाल है, जो आपका रोजमर्रा का जो जीवन जिससे आप परेशान रहते, त्रस्त रहते, से पलायन की वजह से कई आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे युवा है ही नहीं वहां पे। क्यों? वो चले गए 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने बड़े शहर में। तो इन सब मुद्दा, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति को, तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जागृत कर रहे हैं लोगों को। इन सब मुद्दों से की वजह से जो भी दूसरे दल, राजनीतिक दल के जो नेता है, वो अगर अपने विचारधारा को इस विचारधारा से अलाइन करते हैं तो, और जो लोग, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कर रहे हैं, आप देखे होंगे पिछले कुछ समय में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विभिन्न अलग अलग दल से हैं, अलग अलग राजनीतिक मंच पे उन्होंने कई वर्षों तक काम किया, लेकिन अब वो अपना राजनीतिक मंच को बदल करके जन स्वराज अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप सबसे पहले अभिनव जी, कि जन स्वराज का कहना है कि भाई मैं पलायन रोक दूंगा और मैं आऊंगा तो आपको जो है पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, लेकिन जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें बिहार में सबसे ज्यादा भूखमरी है, खाने को पैसे नहीं है और लोगों का न्यूट्रिशन इंडेक्स बिल्कुल जो है खत्म है। तो सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुपरफिशियल मुझे लग रही है। क्यों? आपको सुपरफिशियल क्यों लगता है? और ये सब ज्यादा सवाल है तो आपको, मुझे लगता है आपको ये सवाल मुझसे नहीं, जो मौजूदा सरकार है उनसे पूछनी चाहिए। उन सरकार में जो बैठे तमाम आला अधिकारी है उनसे पूछनी चाहिए, जो मंत्री है उनसे पूछनी चाहिए, जो विधायक है उनसे पूछनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बोला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आपने बात कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सूची में जो हम नीचे हैं, इनके लिए तो जिम्मेदार है ना जो राज्य सरकार में जो भी पदाधिकारी या मंत्री है, वो जिम्मेदार है। दूसरी बात ये कि अगर आप बात बोल रहे कैसे करेंगे, तो अगर जो पलायन जैसा मुद्दा है, अगर हम उनके गांव में ही सुनिश्चित कर दें कि वो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी अपने गांव में ही उनको मिल जाए, तो वो क्यों जाएंगे बाहर? और जब गांव से बाहर नहीं जाएंगे तो जब गांव में कब आएंगे, तो गांव में ही खर्च होगा, गांव में ही एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी होगा, उससे उनका गांव ही सशक्त बनेगा। और दूसरी बात, जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आने वाले बच्चों को एक सुनिश्चित और एक उज्जवल भविष्य का की ओर नहीं लेके जाएंगे, तो हमारा राज्य जो है वो अपने आप पीछे चला जाएगा। तो किसी भी राज्य को बिहार आगे ले जाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें मजबूत करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। और बिल्कुल हमारा जो ये अभियान है, इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को यही समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, ये खास करके जब ये अभियान दल का रूप लेके जब आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी, तो हम इन बुनियादी सारी समस्याओं पे हम काम करेंगे। थैंक यू।